नमस्कार प्यारे दोस्तों। एक छोटी सी गौरैया ने कहा, इस मतलबी दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। हर कोई सिर्फ अपना स्वार्थ देखता है और उसके लिए किसी भी हद तक जा सकता है। दोस्तों, एक बार की बात है, किसी नदी के किनारे एक विशाल वटवृक्ष खड़ा था। उसी पर एक गौरैया चिड़िया अपने पति के साथ रहती थी। गौरैया के पति की दोस्ती एक चालाक और धूर्त कौवे से थी। यह बात गौरैया भलीभांति जानती थी, इसलिए वह अक्सर अपने पति से कहती, स्वामी, इस कौवे से दूर रहिए, यह आपका भला कभी नहीं चाहेगा। लेकिन उसका पति बड़ा भोला था। वह हंसकर टाल देता और कहता, प्रिय, तुम बेकार की चिंता करती हो, वह मेरा सच्चा मित्र है। एक दिन गौरैया का पति ढेर सारा भोजन लेकर आया। गौरैया ने आश्चर्य से पूछा, स्वामी, इतना सारा भोजन कहाँ से लाए? पति ने मुस्कुराकर कहा, प्रिय, यह भोजन मेरे मित्र कौवे ने दिया है। उसने हमें कल अपने घर भोजन पर आमंत्रित भी किया है। यह सुनते ही गौरैया का चेहरा गंभीर हो गया। उसने दृढ़ स्वर में कहा, स्वामी, मैं वहां नहीं जाऊंगी। इसमें जरूर तुम्हारे मित्र का कोई स्वार्थ छिपा है। भोले पति ने आश्चर्य से पूछा, कैसा स्वार्थ प्रिय? मैं तो कुछ समझा ही नहीं। तब गौरैया बोली, स्वामी, ये बात शब्दों से नहीं समझाई जा सकती। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ, उसी से तुम समझ पाओगे। पति ने हामी भरी, ठीक है प्रिय, सुनाओ। और फिर गौरैया ने कहानी कहना शुरू किया। दोस्तों, माधवगढ़ नामक नगर में राजा तेज प्रताप सिंह राज करते थे। एक दिन राजा शिकार खेलने जंगल में निकले। खेलते खेलते वह बहुत भीतर चले गए। अचानक मौसम खराब हो गया। तेज आंधी तूफान से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। राजा अपने सभी सिपाहियों और साथियों से बिछड़ गए। दिन ढल रहा था और अंधेरा गहराने लगा। राजा को चिंता सताने लगी कि अब वह कैसे लौटेंगे, मगर रास्ता भटक जाने के कारण मजबूरी में उन्हें जंगल में ही रात बितानी पड़ी। जंगल खतरनाक जानवरों से भरा था, इसलिए राजा किसी सुरक्षित जगह की तलाश करने लगे। तभी उन्हें दूर धुआं उठता दिखा। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक साधारण सी झोपड़ी है। राजा ने दरवाजा खटखटाया और पुकारा, मैं एक मुसाफिर हूं, बाहर मौसम खराब है, क्या मुझे एक रात के लिए आसरा मिल सकता है? दरवाजा खुला। एक बूढ़ा लकड़हारा बाहर आया। उसने आदरपूर्वक राजा को अंदर ले जाकर बैठाया। उस बूढ़े की एक जवान और सुंदर बेटी भी थी। वे दोनों पिता पुत्री जंगल में रहते थे। बूढ़ा लकड़ी काटकर नगर में बेचता और उसी से उनका गुजारा चलता था। बेटी ने राजा के लिए सादगी से भरा भोजन बनाया। भले ही साधारण था, लेकिन स्वाद अद्भुत था। फिर उसने राजा के लिए एक आरामदायक बिस्तर लगाया। राजा ने वहां पूरी रात सुकून से गुजारी। सुबह विदा लेते समय उन्होंने बूढ़े और उसकी बेटी का आभार व्यक्त किया और महल लौट आए। मगर महल लौटने के बाद भी राजा उस सुंदर और विनम्र लड़की को भूल नहीं पाए। वह लड़की उनके मन में बस चुकी थी। इस बीच राजा की शादी मंत्री की बेटी से तय थी, लेकिन मंत्री की बेटी बहुत घमंडी और चालाक थी। राजा ने साफ मना कर दिया और यह निर्णय लिया कि वह उसी लकड़हारे की बेटी से विवाह करेंगे। कुछ ही समय बाद राजा और उस लड़की का विवाह हो गया। यह समाचार सुनकर मंत्री को गहरा आघात पहुंचा। उसके मन में ईर्ष्या और प्रतिशोध की आग जल उठी। वह राजा से बदला लेने के अवसर की तलाश करने लगा। इधर राजा और उनकी नई रानी सुखी जीवन जी रहे थे। 1 साल बाद उनके यहाँ एक बेटी का जन्म हुआ। अगले वर्ष दूसरी बेटी भी हुई। इस तरह अब उनके पास 2 राजकुमारियां थीं। एक दिन अवसर पाकर मंत्री ने राजा से कहा, महाराज, राज्य का संचालन सुचारू रूप से चलाने के लिए उत्तराधिकारी का होना अत्यंत आवश्यक है। प्रजा को एक वारिस चाहिए और इसके लिए आपके पास पुत्र होना जरूरी है। मेरा सुझाव है कि आप दूसरी शादी कर लीजिए ताकि पुत्र रत्न की प्राप्ति हो सके। लेकिन राजा ने दृढ़ता से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, मंत्री जी, रानी मेरी जीवन संगिनी है। मेरे लिए पुत्र या पुत्री में कोई भेद नहीं है। मुझे अपनी बेटियों पर गर्व है और मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। मंत्री के मन में क्रोध की आग भड़क उठी। उसने सोचा, अब मेरी बेटी की शादी राजा से कभी नहीं हो पाएगी। धीरे धीरे उसने सेनापति और बाकी मंत्रियों को अपने षड्यंत्र में शामिल कर लिया। कुछ समय बाद धोखे से रानी के कक्ष में एक जहरीला सांप छोड़ दिया गया। सांप के डसने से रानी की मृत्यु हो गई। उस समय दोनों राजकुमारियां बहुत छोटी थीं। रानी की मौत के बाद भी राजा ने दूसरी शादी नहीं की। मंत्री ने फिर चाल चली। इस बार उसने रसोइयों को अपने साथ मिला लिया और राजा के भोजन में जहर मिलवा दिया। धीरे धीरे जहर का असर हुआ और अंततः राजा की भी मृत्यु हो गई।
अब मंत्री ने राजगद्दी पर कब्जा कर लिया। राज्य का भाग्य बदल गया। जहां एक नेकदिल राजा प्रजा की सेवा करता था, वहां अब एक लालची और निर्दयी राजा बैठा था। लेकिन महल की एक पुरानी और वफादार दासी ये सब देख रही थी। वह जानती थी कि मंत्री जल्दी ही उन मासूम राजकुमारियों को भी मरवा देगा। उस रात अंधेरे में चुपचाप वह दोनों राजकुमारियों को लेकर महल से बहुत दूर निकल गई। जंगल की गहराइयों में उसने उन्हें पाला पोसा और बड़ा किया। समय बीतता गया। अब दोनों राजकुमारियां जवान हो चुकी थीं, लेकिन तभी दासी गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। मौत को करीब पाकर उसने दोनों बहनों को अपने पास बुलाया और कांपती आवाज में सच बताया। बेटियों, तुम दोनों कोई साधारण लड़कियां नहीं हो। तुम राजा तेज प्रताप सिंह और रानी की बेटियां हो, असली राजकुमारियां। तुम्हारे माता पिता को मंत्री ने अपने षड्यंत्र से मार डाला। मैं तुम्हें बचाकर यहाँ लाई थी ताकि तुम जीवित रह सको। इतना कहकर दासी ने अंतिम सांस ली। अब दोनों बहनें बिल्कुल अकेली हो गईं। वे अपने माता पिता को याद करके फूट फूट कर रोतीं, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। एक दिन की बात है। एक राजकुमार शिकार खेलने के लिए जंगल में आया। उसके साथ उसका मित्र भी था, जो और कोई नहीं बल्कि वही मंत्री का बेटा था। राजकुमार ने जंगल में 2 तीतरों का शिकार किया और अपने मित्र से कहा, मित्र, तुम इन्हें पकाओ, मैं थोड़ी देर विश्राम करता हूं। इतना कहकर राजकुमार घने पेड़ के नीचे जाकर आराम करने लगा। मंत्री का बेटा आग जलाकर तीतरों का मांस पकाने लगा। तभी उसकी नजर सामने पड़ी। वहां एक साधारण सी झोपड़ी थी और दरवाजे पर खड़ी थी एक अद्भुत सुंदर लड़की। वह मंत्री के बेटे को बड़ी हैरानी से देख रही थी। मंत्री का बेटा उस सुंदरता को देखकर स्तब्ध रह गया। उसने सोचा, इस वीरान जंगल में इतनी सुंदर लड़की, यह कौन है? वह लड़की के पास गया और अपने बारे में सब कुछ बताया। लड़की बस चुपचाप उसे देखती रही। इसी बीच उसे याद आया कि वह तीतर का मांस पका रहा था। भागकर लौटा तो देखा कि मांस जल चुका है। अब वह घबराया। तभी लड़की मुस्कुराई और बोली, हटो, मैं तुम्हारे लिए ये तीतर पका देती हूँ। उसने कुशलता से मांस पकाया और मंत्री के बेटे को दे दिया। उधर राजकुमार बहुत देर से इंतजार कर रहा था। वह सोचने लगा, मेरा मित्र इतनी देर क्यों कर रहा है? पहले तो वह कभी इतनी देर नहीं लगाता था। मंत्री का बेटा पकाया हुआ मांस लेकर राजकुमार के पास लौटा। राजकुमार ने मांस का स्वाद लिया और आश्चर्य से बोला, मित्र, आज तुम्हारे हाथ का भोजन इतना स्वादिष्ट कैसे हो गया? पहले तो तुम्हारे पकाए भोजन में इतना स्वाद कभी नहीं होता था। मंत्री का बेटा मुस्कुराया और धीरे से बोला, महाराज, ये स्वाद मेरे हाथ का नहीं है। पास ही एक झोपड़ी में एक अद्भुत सुंदर लड़की रहती है। उसी ने यह मांस पकाया है और सच कहूं तो मैं तो बस उसे ही देखता रह गया। इधर छोटी राजकुमारी नदी पर कपड़े धोकर लौटी। बड़ी बहन ने उसे मंत्री के बेटे का किस्सा सुनाया। वह मुझे देखता ही रह गया और कहता है कि मेरी वजह से ही मांस पकाने में देर हुई। छोटी बहन ने मुस्कुराकर कहा, दीदी, तुम देखना, अब वह राजकुमार को लेकर यहाँ आएगा और तुम इतनी सुंदर हो कि राजकुमार तुम्हें जरूर पसंद करेगा। तुम उसके साथ चली जाना और विवाह कर लेना, लेकिन मेरे बारे में उसे मत बताना। यह सुनकर बड़ी राजकुमारी ने सिर हिलाया और बोली, नहीं बहन, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। छोटी बहन ने प्यार से उसका हाथ पकड़कर समझाया, देखो दीदी, मैं भी तुम्हारे पीछे ही आ जाऊंगी, लेकिन हमारा यह रिश्ता दुनिया के सामने नहीं आना चाहिए। सुनो, मेरे पास एक उपाय है। इतना कहकर वह बाहर गई और थोड़ी देर बाद हाथ में छोटे छोटे सफेद फूल लेकर लौटी। वह बोली, जब राजकुमार तुम्हें लेकर जाएगा तो तुम यह फूल एक एक करके रास्ते में गिराती रहना। मैं इन फूलों का पीछा करते हुए तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगी। बड़ी बहन ने उसकी बात मान ली। फिर छोटी बहन झोपड़ी से बाहर निकलकर एक पेड़ के पीछे छुप गई। थोड़ी देर बाद राजकुमार अपने मित्र मंत्री के बेटे के साथ झोपड़ी पर आया। जैसे ही उसकी नजर बड़ी राजकुमारी पर पड़ी, वह उसे देखकर मोहित हो गया। उसके हृदय में एक अजीब सी हलचल उठी। राजकुमार ने पूछा, देवी, आप इस घने जंगल में अकेली क्यों रहती हैं? राजकुमारी ने वही बातें दोहराईं जो उसकी छोटी बहन ने पहले से उसे समझाई थीं। वह बोली, मैं यहाँ अपने माता पिता के साथ रहती थी। माँ का तो पहले ही देहांत हो गया और मेरे पिता लकड़हारे थे। लकड़ी काटकर बेचते और किसी तरह हमारा गुजारा होता था। कुछ दिन पहले पिता भी चल बसे। अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं बचा, इसलिए अकेली ही रह रही हूँ।
राजकुमार ने यह सुना और उसका हृदय पिघल गया। वह तुरंत बोला, सुंदरी, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता। क्या आप मेरे साथ चलेंगी? मैं आपसे विवाह करना चाहता हूं। राजकुमारी ने कुछ देर मौन रहकर सिर झुका लिया और फिर धीरे से हामी भर दी। चलते समय उसने एक छोटी सी गठरी उठाई जिसमें वही सफेद फूल थे। राजकुमार ने उसे अपने साथ घोड़े पर बैठाया और वे महल की ओर चल पड़े। रास्ते भर राजकुमारी एक एक करके सफेद फूल गिराती रही। उधर झोपड़ी से निकली छोटी बहन उन फूलों का पीछा करते हुए धीरे धीरे उनके पीछे पीछे चलने लगी। महल पहुंचने पर राजकुमार ने अपने माता पिता को सब कुछ बताया और कहा, मैं इस कन्या से प्रेम करता हूं और इसी से विवाह करना चाहता हूं। असल में राजकुमार की पहले से भी एक पत्नी थी, लेकिन वह पत्नी बहुत घमंडी और नकचढ़ी थी। वह अब तक राजकुमार को कोई संतान भी नहीं दे पाई थी। उसकी माँ भी महल में साथ रहती थी और हमेशा दंभ से भरी रहती थी। शायद यही कारण था कि राजकुमार ने दूसरा विवाह करने का निश्चय किया। उधर जब पहली रानी और उसकी माँ को यह समाचार मिला कि राजकुमार दूसरी शादी करने वाला है, तो उनका क्रोध चरम पर पहुंच गया। लेकिन वे यह भी जानती थीं कि राजकुमार जिस बात की ठान लेता है उसे कोई बदल नहीं सकता। इसलिए उन्होंने अपने भीतर के गुस्से को दबाकर बनावटी मुस्कान ओढ़ ली। पहली रानी ने कहा, वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। अब हम दोनों सौतन नहीं, बहनें बनकर रहेंगी। उसके मुंह से निकले ये शब्द मधुर थे, लेकिन मन में जलन और प्रतिशोध की आग धधक रही थी। जब राजकुमार की पहली पत्नी ने कोई ऐतराज नहीं किया, तो बाकी दरबारी और परिवारजन भी इस विवाह के लिए राजी हो गए। इधर सफेद फूलों का पीछा करती हुई छोटी राजकुमारी नगर तक पहुंच चुकी थी। पूरा नगर उत्सव में डूबा था। ढोल नगाड़े बज रहे थे, गलियों में दीप और रंगोली सजी थी। छोटी राजकुमारी ने हैरानी से एक बूढ़ी औरत से पूछा, अम्मा, ये सब क्यों हो रहा है? हर तरफ इतनी रौनक क्यों है? बूढ़ी औरत ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बेटी, हमारे राजकुमार को जंगल में एक अप्सरा सी कन्या मिली है। अब वही उसकी दुल्हन बनने वाली है, इसीलिए पूरा नगर आनंद मना रहा है। राजकुमारी का हृदय सुनकर धड़क उठा। वह कुछ सोचते हुए धीरे से बोली, अम्मा, क्या मुझे यहाँ कोई काम मिल सकता है? मेरे माँ बाप अब नहीं रहे, न घर है न सहारा। बूढ़ी औरत ने उसे सहलाते हुए कहा, बेटी, काम तो मिल जाएगा। वैसे भी महल में इन दिनों बड़ी चहल पहल है। तुम्हें देख मैं अपनी मरी हुई बेटी को याद करने लगी हूँ। चाहो तो मेरे घर रह सकती हो, और काम करने की इच्छा है तो महल भी चलो, मैं तुम्हें रखवा दूंगी। असल में यह बूढ़ी औरत कभी जवानी में महल की दासी रह चुकी थी, पर बुढ़ापे के कारण नौकरी छोड़ दी थी। छोटी राजकुमारी ने तुरंत हामी भर दी, अम्मा, मैं आप घर रहूंगी, पर काम जरूर करूंगी। आप मुझे महल में ले चलिए। वह बुढ़िया राजकुमारी को लेकर महल पहुंची। वहां चारों ओर शहनाइयों की गूंज थी। तभी सामने से राजकुमार की पहली पत्नी आती हुई दिखी। बूढ़ी औरत उसे अच्छी तरह पहचानती थी। उसके पैरों पर झुककर बोली, रानी साहिबा, ये मेरी भांजी है। माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं रहे, बड़ी बेचारी है। मेरी आपसे विनती है, इसे महल में दासी बना लीजिए। पहली रानी ने छोटी राजकुमारी को ऊपर से नीचे तक गौर से देखा। उसकी आंखों में शंका और एक छुपी हुई चालाकी झलक रही थी। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, इसे मेरे साथ आने दो। वह उसे अपने कक्ष में ले गई और धीमे स्वर में बोली, सुन लड़की, तुम इतनी दूर अपने गांव से यहाँ आई हो, जरूर तुम्हें धन दौलत की जरूरत होगी। अगर तुम मेरी खास नौकरानी बनकर रहो और मेरे बताए काम पूरे करो, तो मैं तुम्हें सोना चांदी से भर दूंगी। लेकिन सावधान, महल की बाकी दासियां पुरानी हैं, वे मेरा साथ नहीं देंगी। तुम्हें उन सब से बचकर सिर्फ मेरे लिए काम करना होगा, समझी? छोटी राजकुमारी तुरंत समझ गई कि यह पहली रानी है और उसके मन में कोई साजिश पल रही है। लेकिन उसने बिना कुछ जताए सिर झुकाकर कहा, रानी जी, मैं आपकी हर बात मानूंगी। पहली पत्नी ने मुस्कुराते हुए कहा, अभी तो मैं रानी नहीं बनी हूं। जब राजकुमार राजा बनेंगे तभी मुझे रानी का ताज मिलेगा। छोटी राजकुमारी ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आप चिंता न करें, ईश्वर ने चाहा तो वह दिन जल्द ही आएगा। यह सुनकर पहली पत्नी की आंखों में चमक आ गई। वह बोली, तुम तो बड़ी सयानी और काम की चीज निकली। बस आज से तुम महल में मेरी खास दासी हो, तुम्हें सिर्फ वही करना है जो मैं कहूं। छोटी बहन ने तुरंत कहा, जी बिल्कुल,
आप निश्चिंत रहिए, मैं अपना हर काम पूरी निष्ठा से करूंगी। इसके बाद पहली पत्नी उसे बड़ी राजकुमारी के कमरे में ले गई। वह बोली, यह लड़की आज से तुम्हारी दासी है, कोई भी काम हो इसे आदेश देना। जैसे ही बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन को देखा, उसकी आंखें खुशी से छलक उठीं। लेकिन दोनों बहनों को अपने रिश्ते का रहस्य छुपाना था। फिर भी जैसे ही पहली पत्नी वहां से गई, दोनों बहनें एक दूसरे से लिपटकर रो पड़ीं। छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन को यह सच्चाई नहीं बताई कि उसे पहली पत्नी के साथ किस तरह की चालबाजियों का हिस्सा बनना पड़ रहा है। उसने सब कुछ मन ही मन दबा लिया। कुछ ही दिनों बाद राजकुमार और बड़ी राजकुमारी का विवाह हो गया। पूरा महल उत्सव में डूबा था। सभी लोग प्रसन्न थे, सिवाय पहली पत्नी के। अब छोटी बहन का अधिकतर समय पहली पत्नी के पास ही बीतने लगा। पहली पत्नी मन ही मन सोचती रहती कि नई रानी से कैसे छुटकारा पाया जाए। कुछ महीने गुजरे और बड़ी राजकुमारी गर्भवती हो गई। यह समाचार राजकुमार, उनके माता पिता और पूरे राज्य के लिए आनंद का कारण था। लेकिन पहली पत्नी के लिए यह किसी बिजली से कम न था। अब तक वह संतानहीन रही थी और इस समाचार ने उसके भीतर की जलन को और भड़का दिया। राजकुमार और राजा रानी बड़ी राजकुमारी का और भी खास ख्याल रखने लगे। उधर पहली पत्नी हर समय छोटी बहन के कान भरती रहती, सोचो, अगर वह संतान को जन्म दे देगी तो तुम्हारा यहाँ कोई मूल्य नहीं बचेगा, हमें कुछ करना होगा। छोटी राजकुमारी का मन घबराने लगा। वह दिन रात बेचैन रहने लगी। आखिरकार एक दिन उसने मौका पाकर अपनी बड़ी बहन से कहा, दीदी, हमें यह महल छोड़कर कहीं दूर चले जाना चाहिए, यहाँ रहना अब सुरक्षित नहीं है। बड़ी राजकुमारी ने आश्चर्य से पूछा, क्यों बहन, यहाँ तो सब हमें प्यार करते हैं। मैंने पहले ही कहा था कि तुम मेरे साथ महल में आ जाओ, लेकिन तुमने ही मना कर दिया था। अब तुम कह रही हो भाग चले? अगर चाहो तो मैं राजकुमार को सब कुछ बता दूं कि तुम मेरी सगी बहन हो। लेकिन समझदार छोटी राजकुमारी जानती थी कि सच उजागर करने से विपत्ति और बढ़ेगी। वह बोली, नहीं दीदी, अभी कुछ मत कहना। लोग सोचेंगे कि हमने अपना रिश्ता छुपाकर छल किया है। हो सकता है वे हमें जासूस या षड्यंत्रकारी समझ लें, इसलिए तुम चुप ही रहना। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। अब उसे पता था कि पहली पत्नी किसी बड़ी साजिश की तैयारी कर रही है। कुछ समय बीता। बड़ी रानी, राजकुमार की पहली पत्नी, ने अपनी साजिश को अंजाम देने का निश्चय कर लिया। उसने दाई और छोटी बहन को बहुत सा धन देते हुए कहा, जैसे ही बच्चा जन्म ले उसे मार देना और उसकी जगह बंदर का बच्चा रख देना। छोटी बहन ने भारी मन से कहा, रानी जी, ये काम मेरे लिए आसान है। समय आया और बड़ी राजकुमारी प्रसव पीड़ा से गुजरी। बच्चे के जन्म होते ही माँ बेहोशी की हालत में थी। दाई ने नवजात को उठाया और छोटी बहन को थमाते हुए फुसफुसाई, जल्दी इसे ले जाकर खत्म कर दो और बंदर का बच्चा यहाँ रख दो। छोटी बहन ने नवजात को कपड़े में लपेटा और आंसू रोकते हुए पिछला रास्ता पकड़ा। भागती भागती वह बूढ़ी अम्मा के घर पहुंची। बच्चा उसे थमाते हुए बोली, अम्मा, ये मेरी बड़ी बहन का बच्चा है। यह बात किसी से कहना मत। इसे बकरी का दूध पिलाकर पालो। मैं शाम को आकर इसे देखूंगी। बूढ़ी अम्मा ने बिना कुछ पूछे बच्चे को अपने आंचल में समेट लिया। वह जानती थी हालात गंभीर हैं। उधर महल में कोहराम मचा हुआ था। दाई ने सबके सामने घोषणा कर दी, राजकुमार की दूसरी पत्नी ने इंसान की जगह बंदर के बच्चे को जन्म दिया है। यह सुनकर पूरा दरबार सन्न रह गया। हर तरफ हैरानी और दुख की लहर फैल गई। बेचारी बड़ी राजकुमारी रो रो कर कहती रही, नहीं, ये झूठ है, मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा। लेकिन कोई उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। सबने उससे मुंह मोड़ लिया। छोटी बहन ने एक बार फिर अपनी दीदी से कहा, चलो हम इस महल को छोड़ दें और अपनी अलग दुनिया बसाएं। पर बड़ी बहन ने आंसुओं में भीगी आंखों से कहा, नहीं बहन, मैं राजकुमार से बहुत प्रेम करती हूँ, उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। छोटी बहन दुखी मन से बूढ़ी अम्मा के घर लौटी और सारा किस्सा सुनाया। अम्मा ने उसका सिर सहलाते हुए कहा, बिटिया, अब जो होना था हो चुका। तू चिंता मत कर, हम दोनों मिलकर इस बच्चे को पालेंगे। समय आने पर ईश्वर सब कुछ ठीक करेगा। कुछ समय बीता। राजा की तबीयत बिगड़ी और उनका देहांत हो गया। अब राजकुमार का राज तिलक हुआ और वह राजा बन गया। राजपाट की जिम्मेदारी अब उसके कंधों पर आ गई।
इसी बीच बड़ी राजकुमारी फिर से गर्भवती हो गई। पहली पत्नी के मन में ईर्ष्या और जलन और भी गहरी हो गई। उसने छोटी बहन को सोने चांदी से नवाजा और कहा, इस बार जब बच्चा जन्म ले उसकी जगह कुत्ते का बच्चा रख देना। छोटी बहन कांप उठी। रानी जी, कृपा कर ऐसा मत कीजिए। राज्य को उत्तराधिकारी चाहिए और आप भी तो संतानहीन हैं। पहली पत्नी की आंखों में आग भड़क उठी। वह गरजी, अगर तुझे यह काम नहीं करना तो मत कर, मैं किसी और को ढूंढ लूंगी। घबराकर छोटी बहन बोली, नहीं नहीं रानी जी, मैं तो मजाक कर रही थी। जैसा आप कहेंगी वैसा ही करूंगी। लेकिन अंदर ही अंदर उसका हृदय टूट चुका था। उसने फिर अपनी बड़ी बहन को समझाने की कोशिश की, दीदी अब तो चलो, इस महल से बहुत दूर निकल चलो, यहाँ रहना खतरनाक है। लेकिन अब बड़ी बहन रानी बन चुकी थी। वह तिरस्कार भरे स्वर में बोली, मुझे लगता है तू मुझसे जलने लगी है। ये शब्द सुनकर छोटी बहन की आंखों से आंसू झरझर बह निकले। वह मन ही मन पीड़ा सहती रही। प्रसव का समय आया और फिर वही हुआ। दाई ने नवजात को बेहोश मां के पास से उठाकर छोटी बहन को पकड़ा दिया और उसकी जगह पालने में कुत्ते का बच्चा रख दिया। छोटी बहन पहले की ही तरह बच्चे को कपड़े में लपेटकर पिछले दरवाजे से महल से निकली और अपनी झोपड़ी में बूढ़ी अम्मा को सौंप आई। फिर बिना देर किए उल्टे पांव महल लौट गई। उधर महल में फिर से कोहराम मचा था। पहली रानी, राजकुमार की पहली पत्नी ने ताना कसते हुए कहा, मुझे तो यह औरत इंसान ही नहीं लगती। पहली बार बंदर का बच्चा और दूसरी बार कुत्ते का बच्चा। इसे तुरंत कारागार में डाल देना चाहिए, वरना अगली बार न जाने क्या पैदा करेगी। राजा पहले से ही शर्म और गुस्से में था। उसने मंत्री को बुलाया और आदेश दिया, छोटी रानी को तुरंत कारागार में डाल दो। मंत्री ने बहुत समझाया, महाराज न जाने क्यों मुझे लगता है कि वह निर्दोष है। लेकिन राजा ने उसकी एक न सुनी। बेचारी दूसरी रानी, बड़ी बहन को कैदखाने में डाल दिया गया। अब पहली रानी बहुत खुश थी। उसके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट दूर हो चुकी थी। राजा कभी कभी अपनी दूसरी रानी को याद करता, लेकिन जैसे ही बंदर और कुत्ते के बच्चे की बात सोचता, उसका दिल सख्त हो जाता और नफरत फिर से भर जाती। इधर छोटी बहन ने पहली रानी से कहा, अब मेरी शादी होने वाली है, इसलिए महल छोड़कर जा रही हूं। रानी को दासियों की कोई कमी नहीं थी, तो उसने बिना परवाह किए उसकी बात मान ली। छोटी बहन अपने बूढ़ी अम्मा और दोनों बच्चों के साथ वापस जंगल की झोपड़ी में लौट आई। वहां तीनों ने मिलकर उन बच्चों का पालन पोषण करना शुरू किया। 5 साल बीत गए। एक दिन राजा अपने मंत्री के साथ शिकार खेलने जंगल में आया। दोनों घोड़ों को नदी किनारे पानी पिलाने ले गए। तभी राजा की नज़र 2 सुंदर बच्चों पर पड़ी। वे अपने लकड़ी के घोड़ों को पानी पिला रहे थे और गा रहे थे, काठ का घोड़ा, लोहे की लगाम, चल पानी पी ले, ओ मेरे गुलाम। राजा ने चौंक कर बच्चों से पूछा, प्यारे बच्चों, क्या लकड़ी के घोड़े भी कभी पानी पीते हैं और क्या लोहे की भी लगाम होती है? बच्चे मासूमियत से मुस्कुराए और बोले, अगर एक स्त्री बंदर और कुत्ते के बच्चे को जन्म दे सकती है तो लकड़ी के घोड़े भी एक दिन पानी जरूर पिएंगे। राजा और मंत्री दोनों के दिल दहल गए। राजा ने गंभीर स्वर में पूछा, बच्चों, यह बात तुम्हें किसने सिखाई? दोनों बोले, हमारी मौसी ने। राजा बोला, तो हमें अपनी मौसी के पास ले चलो। बच्चे राजा और मंत्री को लेकर उसी झोपड़ी तक पहुंचे जहां सालों पहले राजा आया था और बड़ी बहन को अपने साथ ले गया था। झोपड़ी के भीतर राजा की पुरानी वफादार दासी और छोटी बहन दोनों मौजूद थीं। राजा जैसे ही अंदर आया, चौंकते हुए बोला, ये बच्चे कौन हैं और यह सब माजरा क्या है? छोटी बहन आगे बढ़ी और बोली, महाराज, कुछ साल पहले आप यहाँ से जिस लड़की को अपने साथ ले गए थे, वह मेरी बड़ी बहन थी और ये दोनों बच्चे उसी के हैं। राजा स्तब्ध रह गया। उसने पूछा, लेकिन तुम्हें पहले से शक क्यों था कि षड्यंत्र होगा? छोटी बहन ने गहरी सांस ली और बोली, क्योंकि हम भी कोई साधारण नहीं हैं। हम दोनों असली राजकुमारियां हैं। हमारे पिता भी आपकी ही तरह राजा थे। राजा अवाक रह गया। छोटी बहन ने आगे कहना शुरू किया, सालों पहले हमारे पिता जंगल में शिकार करने आए थे। रास्ता भटककर वे मेरे नाना के घर पहुंचे, जो एक साधारण लकड़हारा थे। वहीं उनकी मुलाकात हमारी माँ से हुई। छोटी बहन ने गहरी सांस लेकर कहा, महाराज, हमारे माता पिता साधारण नहीं थे। वे भी एक विशाल राज्य के राजा और रानी थे।
जंगल में शिकार के दौरान पिता का परिचय हमारी माँ से हुआ और दोनों विवाह बंधन में बंध गए। लेकिन महल में षड्यंत्रकारियों ने हमारी माँ के विरुद्ध साजिश रची और हमारे पिता भी उनका शिकार बन गए। इस प्रकार हमें अनाथ कर दिया गया। तभी हमारे महल की एक वफादार दासी हमें यहाँ जंगल में ले आई और हमें पाला। इसीलिए मैंने अपनी बहन से कहा था कि महल में हमारे असली परिचय का भेद न खोलें, क्योंकि मुझे आभास था कि वहाँ भी साजिशें रची जाएंगी। और वही हुआ। आपकी पहली पत्नी ने भाग्यवश मुझे ही अपना साथी चुना, परंतु वह नहीं जानती थी कि जिसके विरुद्ध वह षड्यंत्र रच रही है वह उसकी ही बहन है और आपके अपने ही उत्तराधिकारी की माँ। फिर छोटी बहन ने शुरू से अंत तक पूरी घटना राजा को सुना दी, कैसे बंदर और कुत्ते के बच्चों से असली बच्चों की अदला बदली की गई। और अंत में बोली, महाराज, ये दोनों बालक कोई और नहीं, आपके ही पुत्र हैं। यह सुनकर राजा की आंखें भर आईं। उसने दोनों बेटों को गले से लगा लिया, आंसू बह निकले और मंत्री की आंखें भी नम हो गईं। सच्चाई जानकर राजा का क्रोध भयंकर रूप धारण कर उठा। वह बोला, अब मैं उस दुष्टा पहली रानी को जीवित नहीं छोड़ूंगा। लेकिन छोटी बहन ने विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, महाराज, पहले अपनी निर्दोष छोटी रानी को मुक्त कीजिए, उसके बाद वही यह तय करें कि पहली रानी को क्या दंड मिलना चाहिए। राजा को यह बात बहुत उचित लगी। उसे विश्वास था कि छोटी रानी का हृदय दयालु है। राजा ने अपने दोनों बेटों को घोड़े पर बिठाया और मंत्री को आदेश दिया कि वह छोटी बहन राजकुमारी को अपने घोड़े पर बिठा ले। राजा ने भांप लिया था कि मंत्री के हृदय में उसके लिए सम्मान और प्रेम है। सभी महल पहुंचे। राजा ने सबसे पहले पहली रानी को बेड़ियां पहनवा दीं और फिर कारागार में जाकर छोटी रानी के सामने हाथ जोड़ दिए। वह बोला, रानी, मुझे क्षमा कर दो। मुझे पूरी सच्चाई अब पता चल गई है। मैं तुम्हें मुक्त करने आया हूं। छोटी रानी कारागार से बाहर आई। उसके सामने पहली रानी को लाकर खड़ा किया गया। मंत्री ने सबके सामने सारी सच्चाई एक बार फिर से बयान की। जब छोटी रानी को उसके बच्चे और छोटी बहन मिले तो वह उन्हें गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। राजा ने कहा, रानी, आज तुम्हें अधिकार है। पहली रानी को कैसी सजा दी जाए यह तुम तय करो। छोटी रानी ने नम्रता से कहा, महाराज, गुजरा हुआ समय वापस नहीं आ सकता। मैंने जो दुख भोगा वह मेरे भाग्य में ही लिखा था, इसलिए मैं उसे कोई दंड नहीं दूंगी। पहली रानी थर थर कांप रही थी। जब उसने यह सुना तो आंसुओं के साथ छोटी रानी के चरणों में गिर पड़ी और बोली, तुमने मुझे माफ करके मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। इसके बाद राजा ने मंत्री और अपनी सेना के साथ उस राज्य पर आक्रमण किया जिसे गद्दार मंत्री ने छल से हथिया लिया था। युद्ध में विजय प्राप्त कर उसने उस मंत्री की आंखें निकलवा दीं और उसे अंधा बनाकर कारागार में डाल दिया। राजकुमारियों को उनका खोया हुआ राज्य वापस मिला। अब पूरे महल में उत्सव मनाने की तैयारियां होने लगीं। इसी शुभ अवसर पर मंत्री ने राजा के सामने छोटी राजकुमारी के लिए विवाह का प्रस्ताव रखा। राजा ने मुस्कुराते हुए छोटी राजकुमारी की ओर देखा। राजकुमारी लज्जा से भर उठी और अपनी नजरें झुका लीं। कुछ ही दिनों बाद बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मंत्री और छोटी राजकुमारी का विवाह संपन्न हुआ। विवाह के उपरांत राजा ने अपने मंत्री मित्र को राजकुमारियों के पैतृक राज्य का राजा घोषित कर दिया। इस प्रकार राज्य का सारा कार्यभार अब मंत्री और छोटी राजकुमारी के हाथों में आ गया। दोनों ने मिलकर प्रजा के हित में न्याय और धर्मपूर्वक शासन करना आरंभ किया। समय बीतता गया और राज परिवार के साथ साथ पूरी प्रजा सुख शांति से जीवन व्यतीत करने लगी। उधर गौरैया की कहानी भी अपने अंत की ओर पहुंची। उसके पति ने अंततः उसकी बातों का मर्म समझ लिया और उस दुष्ट कौवे से सदा के लिए दूरी बना ली। इस प्रकार पति पत्नी का जीवन पुनः प्रेम, विश्वास और खुशियों से भर उठा। प्यारे दोस्तों, अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी हर एक पसंद और शेयर हमें और भी प्रेरणादायक कहानियाँ लाने की ऊर्जा देता है। चलते चलते आप भी बोलिए, जय श्री नारायण।